हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो की हम शुरुआत वहीं से करते हैं जहां पिछला वीडियो हमने छोड़ा था। प्राप्ति जी ने बताया था कि क्यों चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया कि मैंने भी इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में ईटीएफ के थ्रू चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज में किया है। तो क्या हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दिया कि इसके पीछे कोई सॉलिड रीजंस रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। प्राप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सीधा मुद्दे पे आपको लेके आता हूं। आपसे मैं जानना और समझना ये चाहता हूं कि चाइना आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कहां पे स्टैंड करता है? क्या ये आज यूएसए और यूरोपियन यूनियन को टक्कर दे रहा है? कि चाइना की स्थिति आज की डेट में क्या है जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो, और क्या उसकी वर्तमान स्थिति के कारण ही आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए एक उपयुक्त डेस्टिनेशन समझा? जी प्राप्ति जी। राजीव जी, देखिए, आपने जो सवाल किया है कि चाइना आज की डेट में कहाँ है, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि चाइना चाइना ने इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की नींव कब रखी। तो 2006 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक विजन प्लान किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम अगले 20 सालों में कहाँ होंगे और कहाँ हमें होना चाहिए, और उस ब्लूप्रिंट पे उन्होंने काम शुरू कर दिया। 2008 में जब हम चाइनीज कंपनीज को सस्ते और घटिया माल के लिए जाना जाता था, चाइना कि सबसे घटिया माल मिलता है, चिपकाते हैं, ये गंदा सामान बनाते हैं, तब 2008 में चाइनीज गवर्नमेंट ने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी इंटेलेक्चुअल, जैसे एआई है या टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। जब तक देश इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आप एआई या टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। तो 2008 में इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे जोर देना चालू किया, ये करना चालू किया कि ये हम इंटेलेक्चुअली हम सशक्त होंगे। आज हम यूएसए या दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी लेके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कल को या 20 साल बाद हम इस परिस्थिति में आएंगे कि हम खुद टेक्नोलॉजी सुपर पावर बन सके। और उसी ब्लूप्रिंट के तहत उन लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 2010 तक चाइना में जो पेटेंट फाइल हुआ करते थे, वो मोर और लेस ऐसे 2-2.5 लाख पेटेंट फाइल हुआ करते थे, जो कि 2021 तक आते आते 14 लाख पेटेंट के ऊपर पहुंच गया था। और 2015 में ही उन्होंने यूएस को सरपास कर दिया था अपनी इस पॉलिसी के चलते। और वहीं पे राजीव जी, इंडिया में ये हाल था कि 2023 में जब चाइना ने 16 लाख से ज्यादा पेटेंट फाइल किए थे, हमने हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने एक बड़ा सा न्यूज लेटर निकाला था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की फोटो थी और उसमें कहा था कि हम माइलस्टोन क्रॉस कर गए हैं 75,000 पेटेंट फाइल करके। 75,000 पेटेंट के एप्लीकेशन आए थे। और उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें 45% जो थे वो फॉरेनर्स के पेटेंट थे। क्योंकि आपको मतलब जिस जिस भी ये लॉ है कि जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट करते हो, उस कंट्री का आपको पेटेंट चाहिए रहता है उस कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उस कंट्री में भी पेटेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो 45% जो है वो फॉरेन कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल्स के पेटेंट थे या कंपनीज के पेटेंट थे। 55% इंडियंस के थे। और पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि हमने 50% से ज्यादा डोमेस्टिक पेटेंट फाइल हुए थे। उसके पहले जो है वो 30-40% इंडियंस फाइल करते थे, बाकी सारे फॉरेन उसमें फाइल होते थे। तो ये तो हमारा 2021 में हाल था। 2019 में $8.3 बिलियन हमने सिर्फ आईपीआर के चलते बाहर की कंट्रीज को पे आउट किया। मतलब अगर आप साबुन भी खरीदते हैं, रेक्सोना या लक्स, तो उसका भी पैसा जो है वो बाहर के मार्केट में जाता है, जहां का वो एक्चुअल ट्रेडमार्क है। और डिजाइन राइट्स है, तो मारुति सुजुकी डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जापान को पे करती है।
तो उस तरीके से $8.3 बिलियन हमने पे आउट किया था। खैर, बात करते हैं चाइना की, तो चाइना ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इतना ध्यान दिया कि वो दुनिया में 2 ही कंट्रीज है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $700 बिलियन से ज्यादा खर्चा करती हैं। पहला तो है यूएस और दूसरा है चाइना। चाइना ने 2023 में 763 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्चा किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वहीं राजीव जी, हम कितना खर्चा करते हैं, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? 71 बिलियन डॉलर्स। चाइना $763 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंडिया $71 बिलियन। ये अंतर है चाइना और इंडिया में। तो कहने की बात ये है कि अगर आप इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करेंगे, आप लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे, वहां के जितने प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनको जब बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में जो इम्पैक्टफुल माने जाते हैं, तो उनको इंसेंटिव मिलता है। $44,000 का इंसेंटिव मिलता है पेपर पब्लिश होने पे। अगर 3 लोग मिलकर एक पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो तीनों को $44,000 मिलेगा। तो इस तरीके की इंसेंटिव स्कीम्स चालू हुई हैं। जो चाइना से बाहर पढ़ने के लिए लोग गए हुए थे, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस चाइना में काम देने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्कीम्स शुरू की थी, जिसमें कि कुछ करोड़ रुपए मिलते थे, वो देश में वापस आए, और उसके बाद उनको कुछ सब्सिडाइज्ड और इंसेंटिव्स मिलते थे, पैसे मिलते थे, करीब करोड़ या 90 लाख मिलते थे अपना लैब सेटअप करने के लिए। अब इससे क्या होता है कि ना केवल वो इंटेलेक्चुअल आदमी या जो भी है वो अपने देश में वापस आ रहा है, वहां पे लैब सेटअप कर रहा है, तो दूसरे लोगों को भी नौकरी मिल रही है और दूसरे लोगों का भी इंटेलेक्चुअल स्तर हाई हो रहा है। तो अब हाल ये है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड में एआई के जितने भी पेटेंट्स होते हैं उसमें 70% चाइना जो है पेटेंट फाइल करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग के भी लेवल पे बहुत सारे पेटेंट्स चाइना फाइल करता है। तो ग्लोबली चाइना जो है वो टेक सुपर पावर बनता जा रहा है, बन चुका है ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली मैं चाइनीज मार्केट पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि वो अपने आप को अब स्ट्रांग बना रहे हैं। अब वो चाइना नहीं रहा कि दूसरे कंट्रीज के टेक्नोलॉजी को कॉपी करके सड़ा हुआ माल जो है सारी दुनिया को चिपकाएगा। वो चाइना बदल चुका है। जी राजीव जी। प्राप्ति जी, मैं इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसका एक स्टोरी पढ़ रहा था रिसर्च के लिए, ये एपिसोड बनाने के पहले, और उसके अंदर में ये मेंशन है कि 2003 में अमेरिका जो है वो 20 टाइम्स ज्यादा रिसर्च पेपर्स प्रोड्यूस करता था चाइना के मुकाबले। ठीक है, देखिए किसी भी कंट्री का इनोवेटिवनेस या R&D पता करने के लिए 2 बहुत बड़े यार्डस्टिक है। पहला है कि कितने रिसर्च पेपर्स जो हैं वो हाई इंपैक्ट मैगजीन्स में या पब्लिकेशन हाउस में छप रहे हैं। हाई इंपैक्ट पब्लिकेशन हाउसेस कैसे हुए, मैगजीन्स कैसे हुई, जैसे लाइफ मैगजीन है, या आप समझ लीजिए कि नेचर मैगजीन है ना, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जो है, ये साइंस मैगजीन है, साइंस नाम से भी एक मैगजीन है। ठीक है, तो इन सब पब्लिकेशन हाउस में यदि पेपर छपते हैं तो इसका मतलब है कि वाकई में आपका बहुत ही इंपैक्टफुल जो है वो रिसर्च पेपर आपने लिखा है। ठीक है, तो 2003 में अमेरिका के 20 गुना ज्यादा रिसर्च पेपर छपते थे इन हाई इंपैक्ट मैगजीन्स या पब्लिकेशंस में। 2013 में ये घट के हो गया सिर्फ 4 गुना, 20 गुना से 4 गुना। और 2023 में चाइना ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दोनों का एडिशन कर ले, प्लस कर ले, तो जितने रिसर्च पेपर छपते हैं उससे ज्यादा रिसर्च पेपर चाइनीज रिसर्चर्स ने ये हाई इंपैक्टफुल मैगजीन्स में डाले, पब्लिश किए। तो ये जो आपने बताया कि इंसेंटिव मिलता है हर रिसर्चर को, जो हाई इंपैक्ट मैगजीन में रिसर्च जो उनका छपता है उसको $44,000 मिलता है। $44,000 यानी आज अगर 90 रुपए हम पकड़े तो लगभग आप समझ लीजिए 40 लाख रुपए के आसपास। तो आप यदि अच्छा रिसर्च पेपर लिख रहे हो उसके लिए 40 लाख रुपए मिले तो आई मीन इससे बड़ा इंसेंटिव और क्या हो सकता है रिसर्चर्स के लिए। तो ये इकोनॉमिस्ट का एक डाटा मैंने आप लोग के साथ शेयर किया
इकोनॉमिस्ट ने वहीं एक रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन किया है कि 2022 में मटेरियल साइंसेज में 80 रिसर्च पेपर्स चाइना ने पब्लिश किए, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 20 से भी कम थे। इंजीनियरिंग में 75 रिसर्च पेपर्स छपे, वही इनके 15 से भी कम है। केमिस्ट्री में अगेन 75 के आसपास छपे हैं और इनके 20 के आसपास में छपे हैं। ऐसी एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सब में चाइना जो है अमेरिका से कोसों आगे। अमेरिका सिर्फ आज की डेट में यदि ज्यादा रिसर्च पेपर छाप रहा है तो वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्पेस साइंस, न्यूरो साइंस और क्लिनिकल मेडिसिन। ये 4-5 ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हाई इंपैक्ट मैगजीन्स में अमेरिकन रिसर्चर्स के पेपर्स ज्यादा छप रहे हैं चाइनीज से। अन्यथा मैथ्स ले लें आप, अब मटेरियल साइंस ले लें, केमिस्ट्री ले लें, फिजिक्स ले लें, हर जगह पे चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है। तो ये तो रही बात, ये कुछ मैंने भी डाटा इकट्ठा किया था। मैं आपसे एक चीज ये समझना चाहता हूं प्राप्ति जी कि आपने जो बताया ये कैसा इकोसिस्टम चाइना ने बिल्ड किया है, थोड़ा इससे समझाइए कि भाई वहां की यूनिवर्सिटी हुई या वहां बेसिकली क्या इकोसिस्टम है जो चाइना को इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के पोजीशन में आज की डेट में लेके गया है। जी प्राप्ति जी। राजीव जी, मुझे ये लगता है कि हर चीज के मूल में जो है ना अर्थ है, मतलब फाइनेंस है। अगर आप पैसा खर्चा करेंगे सही जगह पे तो उसका रिटर्न्स आपको मिलना ही है। तो पहली बात तो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो चाइना खर्चा करता है वो अपना 2.6% ऑफ जीडीपी खर्चा करता है, जो कि मतलब चाइना की जीडीपी आपको पता ही है कि बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया खर्चा करता है, चाइना की जीडीपी है $20 ट्रिलियन और इंडिया की जीडीपी है लगभग $4 ट्रिलियन, यानी 5 गुना ज्यादा है जीडीपी चाइना की इंडिया से। और इंडिया खर्चा जो करता है वो 0.6% ऑफ जीडीपी खर्चा करता है। तो पहली बात तो हमारा जीडीपी कम है, उसके ऊपर से परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम जितना खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो 0.6% है। ये मैं 2023 के आंकड़े बता रही हूँ, 2021-23 उस समय के आंकड़े बता रही हूँ। अभी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ होगा पर बहुत ज्यादा नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप पैसा डालेंगे तो पैसा वापस आएगा ही, मतलब उस चीज में ग्रोथ होगी ही। तो पहला तो ये कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। दूसरा, वहां का जो एक स्ट्रक्चर है, देखिए वहां की सिटीज जो है, जैसे हम यहाँ पे एसईजेड्स बनाते हैं, वहां पे हर सिटी को एक हब बनाया हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब्स के तहत। जैसे एक कोई पर्टिकुलर सिटी है तो वो सिलिकॉन के चिप्स ही बनाती रहेगी, वो उसी तरीके, या एक सिटी है वहां पे सोलर पैनल्स का ही काम होगा या सोलर रिलेटेड फोटोवोल्टाइक सेल्स के ऊपर ही काम होगा। तो इस तरीके से वहां पे स्ट्रक्चर्ड है। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हांगझोउ करके एक सिटी है चाइना में। तो पहले शंघाई या बीजिंग को सिलिकॉन वैली माना जाता था चाइना का, पर हांगझोउ ने मतलब एज अ सिटी उसने ये इनिशिएटिव लिया कि हम जो है एआई हब बन के दिखाएंगे वर्ल्ड का। तो उन लोगों ने क्या किया कि पहली बात तो ये है कि ये सिटी अपने फिस्कल जो भी रेवेन्यू है उसका 15% जो है वो सब्सिडीज और स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करने में खर्चा करती है। 6 लिटिल ड्रैगन्स ऑफ चाइना बोलते हैं, जो जो 6 एआई की बड़ी कंपनीज है चाइना में। उसमें से एक हो गया ब्रेन को, दूसरा है आपका ब्रेन को जो है जो काम करती है वो बेसिकली ये है कि वो न्यूरल इंटरफेस बनाती है, मतलब ह्यूमन ब्रेन एंड मशीन का इंटरफेस बनाती है। तो वो इस तरीके के डीप साइंस पे काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। दूसरा है डीप रोबोटिक्स। डीप रोबोटिक्स जो है क्वाड्रूपेड रोबोट्स बनाता है, मतलब 4 पैर वाले जो रोबोट्स रहते हैं ना, जो हम साइंस फिक्शन में देखते हैं, वो उस तरीके के रोबोट्स बनाते हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूज में काम आते हैं, कि जहां पे आदमी नहीं जा सकता वहां पे वो रोबोट्स जाके काम करते हैं। दूसरा, वो रेस्क्यू मिशंस करते हैं जो ह्यूमंस के लिए खतरनाक है, लेकिन वो रोबोट्स वहां पे जाके उस तरीके के काम करते हैं। तो ये भी एक दूसरी बहुत बड़ी कंपनी है जो वहां पे काम करती है। तीसरी जो कंपनी है वो है डीप सीक, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसने चैट जीपीटी को टक्कर दी और
जनरेटिव एआई में अपना मतलब अलग ही एक झंडा गाड़ा है डीप सीक ने। फिर उसके बाद है एक मैनिकोर करके कंपनी जो कि 3D विजुअल्स में है, जो एआई विजुअल्स बनाती है 3D। तो ये एक समय पे दुनिया की सबसे बड़ी मतलब बाय यूजर कंपनी हुआ करती थी, सबसे ज्यादा यूजर्स थे इसके पास, और चाइना की बाय रेवेन्यू एआई में सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी मैनिकोर। और उसके बाद है यूनिट्री रोबोटिक्स, जो ना केवल क्वाड्रूपेड रोबोट्स बनाती है, जो 4 पैर वाले रोबोट्स मैंने बताए, वो ह्यूमनाइड रोबोट्स पे भी काम कर रही है, मतलब इंसानों के जैसे दिखने वाले रोबोट्स पे काम कर रही है। तो हम जहां पे एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी ये सब सोचते हैं, वहां पे चाइना जो है वो एडवांस रोबोटिक्स और न्यूरल नेटवर्क्स पे काम कर रहा है। और ये 6 कंपनियां एक ही सिटी में बेस्ड है। और क्यों बेस्ड है? क्योंकि इनको इंसेंटिव मिला हुआ है। जैसे ब्रेन को के जो फाउंडर थे, वो हार्वर्ड में जब पढ़ते थे तो उन्हें बॉस्टन के एक गैराज से अपनी कंपनी को शुरू किया था। पर चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको अप्रोच किया, इस सिटी ने उनको अप्रोच किया, उनको जगह दी कि आप हमारे यहाँ पे आके अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करें, एंड उनको चाइना वापस लेके आए। और आज ब्रेन को जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है। एक और कंपनी है गेम साइंस, जो मैं बताना भूल गई। तो ये गेमिंग, एआई गेमिंग के फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज। तो ये सारी कंपनीज जो है एक ही सिटी में बेस्ड है, क्योंकि उनको उस तरीके के इंसेंटिव मिले हुए हैं। दूसरी बात है कि आपने जो कहा कि रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो राजीव जी, आज की डेट में वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में से 6 यूनिवर्सिटीज, लिंडन करके एक एजेंसी है, उसकी रैंकिंग के हिसाब से, या साइंस मैगजीन की रैंकिंग के हिसाब से 7 यूनिवर्सिटीज चाइना की है। तो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सारी मानी हुई यूनिवर्सिटीज है। मतलब हम नाम सुनते थे स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये सारे, हार्वर्ड। अब वो यूनिवर्सिटीज की जगह चाइना की यूनिवर्सिटीज जो है, तिंगशुआ यूनिवर्सिटी जो है चाइना की, वो नंबर 1 है साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस मैगजीन के हिसाब से। तो खैर हांगजो में जो यूनिवर्सिटी बेस्ड है वो भी वर्ल्ड की मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आती है। उसका नाम है जेजियांग यूनिवर्सिटी। जेजियांग यूनिवर्सिटी में ये जो कंपनीज मैंने बताया, उसके 6 कंपनीज में से 4 के फाउंडर्स वो ये जेजियांग यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और ये यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती है और इन कंपनीज को फीड करती है। तो ना केवल सिटी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उनको ह्यूमन कैपिटल भी दिया है। उसके अलावा राजीव जी, जो भी ग्रेजुएट्स इन कंपनीज में या इस सिटी में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए चाइनीज गवर्नमेंट जो है 1 हफ्ते तक के अकोमोडेशन की व्यवस्था करती है कि आप आके यहाँ पे रह के नौकरी ढूंढिए। आज की डेट में आप सोचिए कि इंडिया में कितनी प्रॉब्लम होती है एक इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको दूसरे शहर में जाना पड़े, बच्चा जब दूसरे शहर में जाता है तो माँ बाप के पैसे खर्चा करके वो कहीं पे रुकता है, इतनी मुसीबत होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस चीज को कितना आसान बना दिया है कि टैलेंट को एक्वायर करना, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो ह्यूमन कैपिटल बेस्ड है। एआई कोई इंडस्ट्रियल चीज नहीं है। एआई में ब्रेन लगता है, एआई में ह्यूमंस लगते हैं एआई को डेवलप करने के लिए। और ह्यूमन कैपिटल को एक्वायर करना आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा मुश्किल है। टैलेंट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो टैलेंट डेफिसिट हर जगह बहुत ज्यादा है, पर टैलेंट डेफिसिट को भरने के लिए इन लोगों ने देखिए ये इस तरीके के जो काम किया है, उसकी वजह से क्या है कि कंपनीज जो है वो सुचारू रूप से काम कर पा रही है और इनको इंसेंटिव्स मिले हुए। कोई भी स्टार्टअप जो है शुरुआत के दिनों में पैसे नहीं बनाता है, उनको सपोर्ट देना पड़ता है। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ राजीव जी। फेसबुक जब इंडिया में आया था, और फेसबुक में वर्ल्ड ओवर वीडियोस जो है वो चलते नहीं थे। वीडियोस की स्ट्रीमिंग उतनी फास्ट नहीं होती थी उस समय पे। हम 4G 5G पे नहीं आए थे। उस समय पे इंडिया में एक ऐप हुआ करता था, रॉकी टॉक। रॉकी टॉक ऐप पे उस समय लाइव वीडियोस और लाइव महफिलें होती थी। जैसे हम और आप स्ट्रीम यार्ड से जुड़ रहे हैं, या आज की डेट में जी मीट में लोग इकट्ठा होते हैं, जूम इकट्ठा होता है, उस समय पे रॉकी टॉक जो है वो लाइव मुशायरा कराता था, जिसमें मतलब लोग जो है वीडियो के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते थे। अब ये एक स्टार्टअप था जो कि प्राइवेट स्टार्टअप था, इसे कभी भी
मतलब इसे कोई पैसे मिले ही नहीं। मैं 2011-12 की बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी शायद नहीं है, पर उसका रिकॉग्निशन, उसको पैसे देना, उस तरीके की स्कीम्स हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में लाडली बहना, लाडला भाऊ और दुनिया भर की मतलब उलूल जुलूल स्कीम्स है। जिस अब आप अगर इंटेलेक्चुअल्स को बढ़ावा नहीं देंगे और उनको पैसे नहीं देंगे तो इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल देश का कैसे बढ़ेगा। तो चाइना ने वही काम किया है कि अपने देश के इंटेलेक्चुअल लोगों को इंसेंटिवाइज किया, और उसकी वजह से जो है आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी का एज है उसमें वो लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल उनके पास है, इसलिए वो आगे है। सो जी राजीव जी। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आपकी जानकारी के लिए, चूंकि एआई पे मैंने सवाल पूछा था, तो ये एक रिसर्च में मुझे एक और चीज मिला कि एआई में आज की डेट में वर्ल्ड में 40% जो रिसर्च पेपर छप रहे हैं वो चाइना के रिसर्च साइंटिस्ट जो हैं वो छाप रहे हैं, और यही अमेरिका का पोर्शन 10% है, और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, तो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन का मिला के है 15%। तो यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन इनको ऐड भी कर ले तो ये होता है 25-26% के आसपास में, और अकेले चाइना जो है वो 40% एआई के रिसर्च पेपर्स जो ग्लोबली पब्लिकेशन हाउसेस वर्ल्ड अक्लेम्ड हैं, फेमस हैं, उसमें छाप रहा है, उसमें डाल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी रिसर्च का कौन सी कंट्री कितनी रिसर्च ओरिएंटेड है, कितनी R&D फ्रेंडली है, ये दो बातों से पता चलता है। पहला कि आपके कितने रिसर्च पेपर्स ग्लोबली फेमस पब्लिकेशंस में छपे हैं, और दूसरा कि आपके रिसर्च पेपर्स को कितना दूसरे रिसर्चर्स ने कोट किया है। यदि मैं कोई रिसर्च पेपर लिखता हूं तो क्या मैं प्राप्ति जी के लिखे हुए कोई पुराने रिसर्च को कोट कर रहा हूं अपने रिसर्च में, ये भी बहुत मायने रखता है। तो यहां पे भी चाइना जो है अमेरिका से काफी आगे चला गया है। चाइनीज रिसर्चर्स के पेपर्स को अब अमेरिकन साइंटिस्ट कोट करने लगे, और ये बढ़ रहा है प्रचलन। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च जो है वो चाइना का बहुत अच्छा हो गया। एक मैं आपसे जाते जाते आखिरी में सवाल पूछना चाहता हूं चाइनीज मेटाफिजिक्स पे और टेक्नोलॉजी रिलेट करके अपने इंडियन एस्ट्रोनॉमी पे, क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारे लोगों ने मुझे लिखा, पर्सनल मैसेजेस डाले कि साहब आपने ये ज्योतिष शास्त्र टाइप जो प्रोग्राम शुरू कर दिया है, ये तो विज्ञान के खिलाफ है, वैज्ञानिक सिद्धांत के खिलाफ है। तो प्राप्ति जी आपका इसके ऊपर में क्या विचार है, जरा मुझे आप कैसे चाइनीज मेटाफिजिक्स हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी से अलग है ये थोड़ा सा समझाइए। हालांकि मैंने एक छोटा सा पुट दिया था अपने प्रोग्राम में कि इंडियन एस्ट्रोलॉजर रोज सरकार गिराते हैं और रोज कांग्रेस की सरकार बनाते हैं, हमारे प्रोग्राम का किसी भी तरीके से ये मकसद नहीं है। तो चाइनीज मेटाफिजिक्स और टेक्नोलॉजी को लेकर जो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया है, इस पे मैं थोड़ा सा आपके भी विचार जानना चाहता हूं, दर्शकों के प्रश्न से रिलेटेड, मतलब उसको संबोधित करते हुए। जी प्राप्ति जी। तो राजीव जी, सवाल के दो पार्ट से, पहली बात तो अनसाइंटिफिक आप किस चीज को बोलते हैं। एक समय पे ये कहा जाता है कि साइंस के परे जो है, जो चीज साइंस से नहीं समझती है वो हमारे लिए मैजिक होता है। तो एक समय पे इंसानों के लिए आग भी मैजिक था, फिर टेलीकम्युनिकेशंस भी मैजिक था। अगर आप 100 साल पीछे चले जाए और लोगों से बोले कि हम एक छोटे से डब्बे से हम लोगों जो 1000 किलोमीटर दूर जो लोग हैं उसकी तस्वीर देख सकते हैं और वो क्या कर रहा है वो देख सकते हैं, तो उनके लिए मैजिक होगा। तो बहुत सी चीजें हमारी समझ के परे होती है या हम उसको साइंटिफिकली नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, पर वो चीजें शायद जो है साइंस किसी दिन उसको समझेगा। तो ये तो बात हो गई कि साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक की। तो और मेटाफिजिक्स वर्ड का ही जो जो शब्द जो मेटाफिजिक्स आया है वो भी कहाँ से आया, तो वो एरिस्टोटल ने एक बार फिलोसॉफी की किताबें जो है उनकी फिजिक्स की किताबों के पीछे रखी हुई थी, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि मेटाफिजिक्स लेके आओ। इस
जो फिजिक्स की किताबों के पीछे जो है उस किताब को लेके आओ, तो वहां से जो फिजिक्स के परे है वो मेटाफिजिक्स है। वहां से उस शब्द का उद्गम हुआ है कि ये जो है ये अभी साइंस के परे है, पर साइंस बढ़ता रहता है अपने आप में, तो होपफुली ये भी कभी हमारे समझ में आ जाएगा कि बट मुझे चाइनीज मेटाफिजिक्स इसलिए पसंद है राजीव जी, क्योंकि इसमें मूल बात ये है कि ये नहीं कहा जाता है कि आपकी किस्मत जो है पत्थर की लकीरें उस पत्थर पे लिखी हुई है। चाइनीज मेटाफिजिक्स में तीन लक माने जाते हैं। हेवन लक, जो आप ऊपर से लेकर पैदा होते हैं, जो आपके कुंडली में होता है। दूसरा होता है अर्थ लक, कि जहां पे आप हैं, आपका सराउंडिंग्स जहाँ पे फंग शूई भी आ जाता है। आप इंडिया में हैं तो आपकी अपनी लिमिटेशंस है, अपने एडवांटेजेस हैं। आप अगर चाइना में है तो अपनी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस है, यूएस में है तो अपनी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस है। तो उस चीज को अर्थ लक कहते हैं। आपकी सराउंडिंग्स कैसी है, आप कैसी जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो अर्थ लक होता है, जिसे हम फंग शूई के द्वारा सुधारते हैं या ठीक करते हैं। और तीसरा होता है मैन लक, जो कि आपके एक्शंस होते हैं, आपके खुद के एक्शंस। सो अगर देखा जाए तो तीन तरीके के लक है जो मिला के आपका फेट, आपका जीवन का स्तर तय करते हैं, और वो कोई पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। क्योंकि मैन लक जो है वो आप कितनी भी अच्छी किस्मत लेके पैदा हो जाए, कितने भी अच्छे घर में पैदा हो जाए, आप आलसी और निकम्मे हैं, या फिर आप में गलत आदतें हैं, आप जुआरी हैं, तो आप जो है जीवन में कोई तरक्की नहीं करेंगे। जबकि हमने देखा है कि बहुत गरीब घरों से बहुत ऐसे लोग आते हैं जो अपनी मेहनत, आप इस चीज को नकार नहीं सकते कि उनकी किस्मत शायद बहुत अच्छी हो, लेकिन उनकी मेहनत भी होती है। बिना उनकी अपनी मेहनत के वो आगे नहीं बढ़ते। ये तीनों चीजों को कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइनीज मेटाफिजिक्स मानता है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि एनर्जीज कैसे मूव कर रही है। तो हर एनर्जी का एक सिग्नेचर रहता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये फायर एनर्जी का टाइम है, जो कि टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंट करती है, आर्टिफिशियलिटी रिप्रेजेंट करती है, शोमैनशिप रिप्रेजेंट करती है। तो जो हम देखते हैं विजुअल कम्युनिकेशंस, वो रिप्रेजेंट करती है। तो और चाइनीज मेडिसिन में इसको माथे से, आंख से, हार्ट से, सर्कुलेटरी सिस्टम से जोड़ा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, जब आप एनर्जीज के टर्म्स में आप जब बात करते हैं, तो चीजें जो है काफी साइंटिफिक हो जाती है। निकोला टेस्ला को तो सभी मानते हैं कि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनका ही कहना है कि एवरीथिंग इन इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो अगर उस चीज को माने तो मैं चाइनीज मेटाफिजिक्स को इस तरीके से देखती हूँ कि इफ यू आप अगर एनर्जेटिक मूवमेंट्स को समझ सकते हैं, एनर्जीज के मूवमेंट को समझ सकते हैं, तो आप ट्रेंड्स को स्टडी कर सकते हैं, और आपको ये पता चलता है कि ये इस समय पे टेक्नोलॉजी ट्रेंड में है, अगले 20 साल तक रहेगी, 2044 तक। अब हर साल में थोड़े बहुत वेरिएशंस आते रहेंगे, जब कुछ चैलेंजेस आएंगे। हो सकता है किसी साल में रियल एस्टेट भी आगे बढ़े, किसी साल में हो सकता है स्टॉक मार्केट आगे भागेगा। तो इस तरीके की चीजें जब हम देखते हैं एनर्जीज के कॉन्फ्लुएंस से और एनर्जीज के समागम से, तो उसको समझते हुए हम ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करते हैं। हम ये एग्जैक्टली नहीं बताते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में ये चैलेंजेस आएंगी, पर आपको अगर पता है कि ये चैलेंजेस आएंगी, तो आप उससे निपटने के लिए तैयार होते हैं। ये नहीं होता है कि ये तो आना ही है, तो मतलब मैं तो बर्बाद हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि राजीव जी थोड़ा संभल के जो है चलिएगा, आपका हो सकता है एक्सीडेंट हो, तो हो सकता है आप अगर संभल के चले तो आपका छोटा एक्सीडेंट होगा, अगर नहीं संभल के चले तो हो सकता है बड़ा एक्सीडेंट होगा, राइट। तो पर आप ये अगर मान लिया कि मेरा तो एक्सीडेंट होना ही है, तब तो उसके लिमिट का कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। तो बात यही है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपका फेट नहीं प्रेडिक्ट करता है, ये आपको एक दिशा बताता है कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। तो आप उस चैलेंज को या तो निपटने के लिए तैयार होते हैं, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार होते हैं। बस इतना ही है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि आज से 100 साल पहले यदि किसी को कहते कि एक छोटे से इस तरीके के आप डब्बे से अमेरिका में बैठे हुए या कनाडा में बैठे हुए किसी व्यक्ति का शक्ल देख के उससे बात कर सकते हैं, तो लोग बोलते कि क्या बेवकूफ पागल आदमी है। पर आज ये मोबाइल जो है
हम सबके हाथ में है। आज हम अपने दोस्तों को अमेरिका, कनाडा, जापान, जर्मनी जहां भी बैठे हैं वहां उनसे फोन पे बात कर लेते हैं, 7 समंदर पार। और आज कोई आपको ये नहीं कहता कि आप बेवकूफ इंसान हैं। इसका अर्थ ये है कि साइंस जो है, कई बार चीजें जो है साइंस के पकड़ में नहीं आती है, नहीं प्रूव हो पाती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है आने वाले समय में वो कैप्चर किया जाए जो आज चाइनीज मेटाफिजिक्स बोल रहा है, शायद हम साइंस के द्वारा उसको नहीं समझ पा रहे, कल हो सकता है कि वही अपने आप में एक साइंस बन जाए, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी अपने आप में एक साइंस बन गई है। प्राप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुमूल्य समय निकाला करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो के लिए। और दोस्तों, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और पेंसिल और नोट लेके जो है नोट्स बनाइए आप, पेंसिल और कॉपी लेके, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है। बहुत सारे डाटा आपके साथ में हमने शेयर किए हैं रिसर्च के ऊपर में, टेक्नोलॉजी के ऊपर।